हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या पे। कल यज्ञ विद्या ने पहला टेस्ट कंडक्ट किया। आप लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके लिए धन्यवाद। कैसा था एक्सपीरियंस ये मुझे बताएं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया है, यज्ञ विद्या चैनल पे मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है। उनका कहना था कि क्वेश्चन अच्छा था। कुछ बच्चे को कुछ कम मार्क्स मिला है। बिल्कुल उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आए ही इसी मकसद से कि जिन बच्चों को कुछ कम मार्क्स आ रहा है, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवाया जाए, उनको किस तरह से तैयार किया जाए कि उनको ज़्यादा मार्क्स आए। इसलिए यज्ञ विद्या प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के लिए आया है। कमियाँ को कैसे दूर करेंगे, क्वेश्चन कैसे ज़्यादा सॉल्व होगा, हम लोग उस सब पे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कल का टेस्ट के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये चर्चा अंत में करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कल का टेस्ट का था, वो था कि आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया गया है, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? देखिए ये स्थान लेगा 1894 का जेल अधिनियम 1894। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लेकिन बच्चे को कल टेस्ट में ऑप्शन सी सही आया होगा। कारण इसका ये है कि टाइपिंग एरर के कारण यहाँ पे 1994 आ गया है, जबकि होना चाहिए 1894। इसलिए जो बच्चा सी किया होगा उनका गलत हो गया है। कल के क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन होगा ई। ठीक है, जेल अधिनियम 1894 को क्यों बदला गया? संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी जो अधिनियम आता है समय के साथ बदलना एक आवश्यकता बन जाती है। आजादी से पहले बहुत सारे अधिनियम थे, उन अधिनियम को धीरे धीरे करके बदला जा रहा है। हर समय सरकार प्रयास करती है कि वर्तमान परिदृश्य के आधार पे उनके उद्देश्य को देखते हुए कोई अधिनियम लाया जाए। तो 1894 के अधिनियम को बदला गया है। और कौन सा अधिनियम आ गया है? आदर्श कारागार अधिनियम 2023 आया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। केवल 3-4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? तो केवल 3-4 सही है। कौन कौन सा सही है? कि ये जो थीम इस वर्ष का है ये बिल्कुल सही है। सूचकांक जो है विश्व प्रेस दिवस 3 मई को जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। गलत कौन कौन सा हुआ? ए कर दो। क्यों गलत है? आइए देखते हैं सही क्या होगा। देखिए जो विश्व प्रेस सूचकांक है 2023, इसमें 180 देश भाग लिए थे। क्वेश्चन में है कि 175 देश, जबकि सही होगा 180 देश। और सिर्फ 3 स्थान पे है, नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। इसको ध्यान में रखना है। क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है, 3 देश का क्या क्रम है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा है? केरल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को होता है केरल और गोवा में। गोवा और केरल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देना है। कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा एग्जाम में। इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल। और इसके बाद कारण क्या हो गया है कि जितना भी सेवाएं हैं वो सेवाएं डिजिटलीकरण उनका हो गया है। दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ना, इस उद्देश्य के लिए कौन सा देश गठबंधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या इसका होगा? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान शामिल नहीं है ये तो समझ के, लेकिन शामिल कौन है ये जानना जरूरी है, क्योंकि 4 देश इसमें शामिल है। इसका मतलब हो गया कि उसके अलावा कोई भी देश होगा वो शामिल नहीं होगा। देखिए सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश इसमें शामिल है। इसके अलावा कोई भी देश होगा वो शामिल नहीं होगा। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPC के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? एक दो चीज ध्यान रखना है कि भारत अगर किसी भी सम्मेलन का हिस्सा है, कोई भी सम्मेलन है जिसका भारत से हिस्सा है, वो कहाँ पे हुआ जरूर पूछेगा, कब हुआ जरूर पूछेगा, उसको जरूर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले 30 सितंबर से पहले आप लोग के लिए जितना भी सम्मेलन एक साल में हुआ है, जिसमें खासकर भारत शामिल है, या बहुत सारा ऐसा सम्मेलन जो बहुत फेमस है, जैसे नाटो का कुछ होता है उसमें इंडिया सदस्य नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारा का एक चार्ट आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा 30 सितंबर से पहले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में ये सम्मेलन हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें 12 सूत्रीय विकास योजना की घोषणा की गई थी। हर सम्मेलन में कोई न
किसी न किसी उद्देश्य का घोषणा होता है, किसी न किसी उद्देश्य को लेके बढ़ा जाता है। इस सम्मेलन में 12 सूत्री विकास योजना का घोषणा हुआ था। नाटो प्लस गठबंधन, नाटो के सदस्य देशों के अलावा कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, नाटो प्लस 5 है, जिसका मतलब होता है नाटो प्लस 5। कौन सा देश शामिल नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। 2-3 चीज बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। आज पहला एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, नहीं तो मेरा मकसद यही है कि एक्सप्लेनेशन 15 से 20 मिनट में पूरा कर दूं। प्लस क्वेश्चन जो आपका 20 मिनट दिया गया है, वो 20 मिनट में मुझे पता है कि वो आप लोग 10 से 15 मिनट में कर देते हैं। तो मेरा यज्ञ विद्या का मकसद है 30 मिनट आपसे लेना, 10 से 12 मिनट में आप लोग सबमिट कर दे क्वेश्चन, और 18 से 20 मिनट में आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया जाए। आज पहला क्लास है, तो बस मैं अपना अप्रोच बताना चाहता हूँ कि जितने भी नहीं है उसको ध्यान रखेंगे, गलत नहीं है, शामिल नहीं है, नहीं नहीं पे जरूर देखेंगे एग्जाम में कि नहीं लिखा है कि नहीं है, इस तरह का, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ इसको ध्यान में न रखने का गलत हो जाता है। आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कौन कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब शामिल नहीं है। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह हम लोग देखेंगे कौन कौन सा देश शामिल है। तो शामिल कौन कौन सा देश है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल है। इसका मतलब बाकी देश शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसने भारत को नाटो प्लस में हिस्सा बनाने की सिफारिश किया है। इसीलिए ये नाटो प्लस महत्वपूर्ण हो जाता है इस साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन निर्वाचित हुई? ये है एमी पोक। ये 1951 में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आया था। इसकी पहली महिला महानिदेशक है। जहां पे महिला सबसे पहला बार निर्वाचित हुआ है किसी भी पोस्ट पे, या स्टेट हेड बनी है कोई भी महिला, उसको हम लोग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। महिला हर जगह महत्वपूर्ण होती है, इस जगह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न में भी महत्वपूर्ण है और समाज में भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महिला का जहां नाम आएगा हम लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो आने का संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि इस बार इसकी महिला महानिदेशक बनी है। 1951 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एक ही और बता दूं, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन छिपा रहता है। 4-5 ना भी हो तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल रहता है। ये 25 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब है इसमें कम से कम 70 क्वेश्चन, या 70 ना भी हो तो 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल इससे आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 से 4 लाइन में आपको दिया गया है, ऐसा भी नहीं कि 1 या 2 पेज में, सिर्फ 3 और 4 लाइन में। इसलिए एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो यूट्यूब को क्या करें, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको अपने डाउनलोड करके रख लें, या अगर मोबाइल का स्पेस कम है तो क्या करना है, आपको यूट्यूब को जब जरूरत हो तब उसको देखना है। ठीक है, तो 75वें 74वें संशोधन के 30 वर्ष पूरे हो गए, इस निमित्त में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? 93 में पारित हुआ है, क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए, ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ है। ध्यान दीजिए, पारित हुआ 92 में, लागू हुआ 93 में। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे आप लोग गलत करते हैं इस तरह के सवाल को। पारित लागू दो अलग अलग चीज होता है। ठीक है, कोई चीज कभी पारित होता है, लेकिन लागू होने में हमेशा पारित पहले होगा, लागू बाद में होगा। कभी कभी दोनों एक साल होता है, कभी कभी वो अलग अलग होता है। तो इसको ध्यान रखें, किस साल पारित हुआ है, किस साल लागू हुआ है। एक चीज और, 73वें संविधान संशोधन का इस बार 30 वर्ष पूरा हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका 30 वर्ष होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका 25, 50 या 100 ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो भारतीय संस्था है, या कोई भी अधिनियम हुआ लागू हुआ है, उसका महत्वपूर्ण वो हर 5 के मल्टीपल में महत्वपूर्ण हो जाता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज हम, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और ये 73वें 74वें संविधान संशोधन तो हमेशा से महत्वपूर्ण है। तो पारित कब हुआ है? 92 में हुआ है। लागू कब हुआ है? 93 में लागू हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग यहीं पे याद करते जाए। ठीक है, G7 देशों के जलवायु और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जापान, फ्रांस, जर्मनी। ये दो ऑप्शन एज है। आंसर आपका है जापान। जापान के सार्पोरो में इसका G7 के पर्यावरण मंत्रियों का बैठक हुआ है। एक बात और, इसमें आपको सार्पोरो जगह का नाम भी दिया गया है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ शहर का नाम दे, बहुत बार ऐसा होगा कि शहर का नाम नहीं होगा।
देश का नाम होगा तो उसको भी ध्यान देना है। देश पूछा जा रहा है, शहर पूछा जा रहा है, जापान सबको पता होगा, एक बार पढ़ लेगा ध्यान आ जाएगा। लेकिन जब छोटा-छोटा जगह सार्क पोलो, आप लोगों में से सही से बताइए कितने बच्चे को ये पता था कि सार्क पोलो जापान में है? कितने बच्चे को? सारे बच्चे को पता नहीं होगा। इसलिए जो प्लेस है, जो जगह है, उसको ध्यान में रखना है। सिर्फ देश को ध्यान नहीं रखना है, जगह को भी ध्यान में रखना है। और इसमें क्या जो इनिशिएटिव लिया है उसको भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको पहले ही बता दिया कि दिया हूँ कि 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन रहता है। तो जितना भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। क्या-क्या इसमें हुआ है? ये 2 चीज़ें हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को 2030 तक लगभग 43% और 2035 तक 60%, 2019 की तुलना में कम करने पर बल दिया गया है कि 2019 की तुलना में 2035 तक 60% और 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगा कंपेयर टू 2019। आधार वर्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये 2019, इसे भी ध्यान रखेंगे। घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस सकते हैं। दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देश दिया है बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस। इसमें जगह जरूर देखेंगे। जगह कौन सा जगह? जैसे बेल्जियम के ऑस्टेंड। ऑस्टेंड फिर मैं बोलूंगा कितने बच्चे आप लोग को पता है? ईमानदारी से बताएं कि ऑस्टेंड बेल्जियम में कितने को पता है? इसीलिए ऑस्टेंड हम लोग याद रख के जाएंगे। बेल्जियम तो याद आ जाएगा, लेकिन जगह भी ध्यान रखना है कि ऑस्टेंड। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है कि उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल है? देखिए बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम है। ये सारे देश जो है इसमें शामिल है, इसे भी ध्यान रखना है। अब इसमें जो लक्ष्य दिया गया है इसे भी ध्यान रखेंगे। आपका लक्ष्य ये बताया गया है। ऑपरेशन कावेरी क्या है? आप लोग में से ये क्वेश्चन लगभग सब बच्चे जानते होंगे। ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी है भारत द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया अभियान। ये आप लोगों में से लगभग सबको पता है। कुछ को नहीं भी पता होगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा 5-10 दिन उस बीच में न्यूज में नहीं रहा है, न्यूज के टच में नहीं रहा है, तो हो सकता है ध्यान से उतर गया हो। लेकिन ये क्वेश्चन आने का संभावना है। ऑपरेशन कावेरी इस तरह का क्वेश्चन बिहार में आता है, डेट का आता है, किताब का आता है, कोई डेट किसी देश को क्या हुआ था ये सब आता है, कोई बुक का राइटर कौन है, ये इस तरह का क्वेश्चन बिहार में अक्सर आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे आपको ये सब मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो बिहार से करंट में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी ट्रेंड में का बनाया गया है। इसीलिए आप लोग अच्छे से देखते जाइए। मेरे यूट्यूब यज्ञ विद्या की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड को यज्ञ विद्या के बारे में बताएं, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, सबके लिए। 2022 में कराई गई बाघों की गणना का विस्तृत रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। इस आधार पर किस राज्य में वर्ष 2018 की गणना के मुकाबले बाघों की संख्या कम हुई है? देखिए बाघों की गणना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये है कि ये जो है बाघों की गणना हर साल हर 4 साल में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं कि आप लोग कागज भी कहीं नोट कर ले कि हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण द्वारा हर 4 साल में बाघों की गणना की जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक का क्या मतलब? ये तो दो सही होगा, ये तीन सही होगा। देखते हैं क्या सही है। तो एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाघों की गणना 2967 था 2018 में, 2022 में कितना हो गया? 3682। ध्यान रखेंगे बाघों की संख्या पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम में। बाघों की संख्या पे एज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितने बाघ 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, डिजिट उसका पूछा जा सकता है। 3682 है, ये आपको दे दिया जाएगा 3556 या 3322। अब इसमें कौन सा सही, ये पूछा जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि बाघ वैसे भी इंडिया में बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3682 ये डिजिट आपको याद रखना है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें मैं बार बार बोल दूंगा जिससे आप भूले नहीं। अब इस गणना में जहां मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड में कमी दर्ज की गई। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में कमी हुआ है और तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु में वृद्धि हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ये दोनों डिक्रीज हुए। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को स्वच्छता शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
इंदौर को यह पुरस्कार लगातार कितने सालों से प्रदान किया जा रहा है? इसको ध्यान से देखिए। देखिए, इंदौर को इतना बार ये प्राइज मिला है कि ये लगभग हर बच्चा सही कर देगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ दे कि नंबर 1 कौन-सा शहर है साफ-सफाई में, जिसका जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है? तो आप लोग में से सारे बच्चे लगभग इसका जवाब एक ही देंगे, इंदौर। लेकिन फँसता कहाँ है बच्चा, जब ये पूछा जाता है कि लगातार कितने सालों से प्रदान किया गया है? तो लगातार 6 सालों से है। 6 सालों से लगातार प्रदान किया गया है। इसको देख लीजिएगा। 1-2 फैक्ट कि सूरत इस बार दूसरा स्थान पे रहा है, नवी मुंबई तीसरा स्थान पे रहा है, तो ये भी इसको आपको देखना है। बीसीसीआई जो है पुरुष और महिला क्रिकेटरों का वेतन को बराबर किया है। क्वेश्चन है, तो भारत से पहले किस देश ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों की मैच फीस समान की है? इसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने यह पहल किया था। मंगलयान, मंगलयान आप लोग पता है कि 8 वर्ष जो है महत्वपूर्ण जानकारियां देने के बाद इसरो के साथ इसका संपर्क समाप्त हो गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? देखिए, 8 साल पहले यह भेजा गया था। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? अभी ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अक्टूबर 2022 में पिछले साल इसका इसरो से संपर्क समाप्त हो गया था। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगलयान भारत का पहला मिशन था जो मंगल पे गया था। इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी C25। अब जितने भी एक्सप्लेनेशन है ये आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाता है। इसको आराम से आप लोग बार बार देखते रहेंगे। मैं इसलिए रिपीट नहीं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है। जितना रिपीट करूँ उतना समय आपका जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखते रहिए, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ कि व्यू तो होता है लेकिन लाइक उतना नहीं हो रहा है। आप लोग ज्यादा लाइक करेंगे, देखिए ये आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, फ्री में दे रहे हैं। फ्री में हमारे कम से कम 10-12 आदमियों की टीम है जो 24 घंटे इस पे काम करता है, 24 घंटा इस पे काम करता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक दें, ज्यादा व्यू दें, ऐप को ज्यादा इंस्टॉल करें। अभी कोई चार्ज आपसे नहीं है, बस इतना सहयोग आपको करना होगा। युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना किस आयु वर्ग के लेखकों को प्रोत्साहित किया जाएगा? इसका ऑप्शन होगा 30 वर्ष से कम। ठीक है, देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, ये सब जो यहाँ पे मैं गोला लगा देता हूँ उसको आप जब यूट्यूब पे दोबारा देखेंगे, पॉज करके देखें या दोबारा प्ले करके देखेंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2022 को घोषणा किया गया। किसका घोषणा किया गया? युवा 2.0 का योजना किया गया। यह पहल 30 वर्ष से कम उनके युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। युवा 2.0 योजना इंडिया एक्ट 25 जो भी अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कारण है कि ये जितना भी प्राइज ये है नाम दिया गया, ये सब केमिस्ट्री के फील्ड में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, देखिए, तीनों वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 दिया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटोन किलिंगर को प्रदान किया गया। नोबेल प्राइज से बिहार में हमेशा क्वेश्चन आने का चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा रहता है। इस चीज को ध्यान रखिए कि नोबेल प्राइज अगर, क्योंकि हर साल में एक बार बिहार का एग्जाम अब होता है, नोबेल प्राइज भी साल में एक बार दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर अटेम्प्ट में आपको नोबेल प्राइज पढ़ के जाना है, वो भी अच्छे से जाना है। कभी कभी क्या होगा कि नोबेल प्राइज ये तो दिया गया किस सब्जेक्ट में दिया गया, कभी कभी उसका एक बारीकी पूछता है कि केमिस्ट्री में किस फील्ड से दिया गया है। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि जितने भी साइंटिस्ट को दिया गया है वो किस देश के रहने वाले हैं। तो नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन आने का संभावना हमेशा बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना होगा, सारे एस्पेक्ट को देखना होगा, किस देश से है, किस फील्ड से है, इसको कब दिया गया, बिल्कुल ध्यान से आपको इसको पढ़ना होगा। फ्रांसीसी पत्रिका बैलोन डी और 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया है करीम बेंजेमा को किया गया है। देखिए, ये ईयरली दिया जाता है। ठीक है ना, ये जो आपको करीम बेंजेमा, ये कहाँ का है? फ्रांस का खिलाड़ी है और किस क्लब के लिए खेलता है? रियल मैड्रिड के लिए खेलता है। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार दिया गया है सेयान करुणा तिलिका को, ये श्रीलंका का है। ठीक है ना, इसके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज 2022 दिया गया है।
ये जो सेहान करुणा तालिका है, इसके अलावा 5 लेखक को भी इस प्राइज के लिए नामित किया गया, बुकर प्राइज के लिए। पांचों का नाम आपको दिया गया है और बार बार यूट्यूब चैनल को देखिए, वो मिलता रहेगा। जब जब आपको दिक्कत हो, यूट्यूब चैनल फ्री में है, डाउनलोड करने से ज्यादा अच्छा है कि जब जरूरत पड़े यूट्यूब चैनल को आप लोग प्ले करके देख ले। डाउनलोड करेंगे, आपका मेमोरी भरता जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ध्यान रखिएगा, फिर मैं बताएं, संस्था सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा तैयार किया जाता है। दोनों करता है, दोनों का नाम, चूंकि एक का नाम है इसीलिए मैंने इसको टिक किया है। दोनों रहता तो दोनों पे टिक होता है। तो अब ये 3 आयामों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तथा 10 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में जो अभी 2022 में आया, तो उस आधार पर सबसे ज्यादा गरीबी से पीड़ित व्यक्ति भारत में। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि भारत का आबादी बहुत ज्यादा है, 140 है, 140 अरब से ज्यादा हो गया है। इस कारण गरीबी सबसे ज्यादा भारत में ही है। लेकिन नो डाउट कि पहले से काफी अच्छे कंडीशन में भारत आ गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक नामक जन उर्वरक योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक को किस ब्रांड नाम से जाना जाएगा? इंडिया, भारत, कल्याण। इसका ऑप्शन है भारत। ठीक है, भारत नाम से जाना जाएगा। इसका मेन मकसद है कि ब्रांडों ब्रांडों का मानकीकरण होगा। ठीक है ना? इसके अंदर क्या किया जाएगा कि सभी उर्वरक कंपनियां, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सभी उर्वरक कंपनी अपने बैग की केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो देगा। बाकी 2/3 पे क्या होगा? भारत ब्रांड देना होगा। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे ब्रांडों का मानकीकरण होगा। ये निहंसु क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा रहा, निहंसु क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निहंसु क्या है? मैं ऑप्शन इसका बोलना चाहूंगा। उत्तरी कोरिया की 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मिसाइल, दक्षिणी कोरिया की बुलेट ट्रेन, जापानी से, या डीओडी में से क्या हो? देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे को पता नहीं कितना पता हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं क्वेश्चन को पुट किया हूँ। इसका आंसर होगा जापानी सेक। पता नहीं कितने बच्चे समझ पा रहे हैं जापानी सेक भी हो सकता है। देखिए, जापानी सेक होगा। क्यों होगा? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? इंपॉर्टेंट है। नियंसु क्या है? ये किनवी चावल से बना एक विशेष मूल्यवान पेय है। और देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जापान के दूतावास ने इस पेय, जिसे जापानी सेक भी कहा जाता है, किस के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। इंडिया में दायर किया, इसलिए बहुत फेमस है। यह पहली बार है जब जापान के किसी उत्पाद के लिए भारत में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री रजिस्ट्री में टैग करने के लिए आवेदन किया गया। जापान का कोई प्रोडक्ट है और भारत में उसको जीआई के लिए आवेदन दिया जा रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन की 18वीं बैठक हुआ था रोम में। ठीक है, तो इसलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, आपको बताना है कि कौन सा। देखिए, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सही नहीं है, गलत नहीं है, सही है, गलत है। इस सब चीज पे बहुत ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन होगा कि जो सी है वो सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जनवरी भारत 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि किया था। क्वेश्चन में दिया है 2009, इसलिए गलत है। सही क्या होगा? 2009। इसका मतलब है कि जो बाकी का 2 ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्या क्या है? यह एक वैश्विक संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने से संबंधित है। और दूसरा, यह समझौता वर्ष 2004 से प्रभावी हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत प्रभावी हो गया 2004 से, और भारत कब बना है? 2006। ठीक है, आगे। विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दिवस से आएगा ही। 12 मंथ होता है, हर मंथ में दो दो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, बस 24 डे याद रखना है, डेट आपको सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। ठीक है, इसके पीछे एक क्या कहते हैं, एक लॉजिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक तो नहीं है। लॉजिक देखिए, ये है 20/10/2010, ये पहला बार विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को विश्व भर में मनाया गया था। ठीक है ना? 20/10/2010 ये एक नंबर गेम हो जाता है, इसको लेके शुरू किया गया था। ठीक है, अ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ।
अनाउंसमेंट ये है कि कुछ बच्चे का मैसेज आया था। मैसेज क्या था कि वो बाइलिंगुअल चाहते हैं क्वेश्चन। वो चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हो। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं और मैं आपको ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि 16 तारीख से 16 अगस्त से आप लोगों का क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा। पूरा कोशिश है कि उससे पहले ही कर दिया जाए, लेकिन 16 अगस्त से रहेगा ये पक्का है। ठीक है? तो 16 अगस्त से इंग्लिश में भी पेपर रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है? दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उसमें सब्सक्राइब नहीं है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हम लोग का मोटिवेशन उतना ज्यादा मिले बढ़ेगा। हम लोग अधिक से अधिक और अच्छा प्रयास करेंगे आप लोग को बताने के लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस कमेंट कीजिए। जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताएं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये सुधार होना चाहिए, प्लीज वो भी शेयर कीजिए। हम लोग उसे अच्छे में लेंगे। आप लोग को क्या क्या चाहिए सब मुझे बताएं, हमारी टीम को बताएं, तब हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है? हमारा जो ऐप है, ठीक है ना, टेस्ट हमारे ऐप पे होता है। तो इसलिए ऐप को ज्यादा से ज्यादा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। टाइमिंग टेस्ट का 10 से लेके 11 के बीच में है, वो रियल टाइम है। उस बीच में आप लोग को 20 मिनट में टेस्ट देना होगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम का प्रेशर देते समय देख पाए, झेल पाए। 11 के बाद कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको को जब मन हो तब दे सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 से 11 के बीच में दें, इसलिए आप लोग एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है? हरमनप्रीत कौर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। यह सम्मान पाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ये है हरमनप्रीत कौर। एक एडिशनल फैक्ट वो आप जान लीजिए कि ऋषभ पंत जो है ये पुरुषों के क्रिकेटर में जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो ऋषभ पंत बने थे। आईसीसी इससे पहले वार्षिक सम्मान देती थी, समारोह होता था, अभी भी होता है, लेकिन साथ ही साथ आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मंथली भी अवार्ड देना शुरू कर दिया है कि मंथ में एक मेल क्रिकेटर एक फीमेल क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाता है। तो पहला टेस्ट एक्सप्लेनेशन आप लोग को हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज फिर दूसरा टेस्ट है रात 10 बजे से, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस टेस्ट पे आए और उसको कवर करें। एक्सप्लेनेशन आज का टेस्ट का कल आपको मिल जाएगा आज की तरह। तो हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय।